गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजीसी के अकॉर्डिंग जो एपीआई स्कोर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वह एक्जैक्टली होता क्या है, उसका जो स्कोर है वह कैसे बनता है। क्योंकि अभी जो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है उसमें एपीआई स्कोर रखा जा रहा है, कहीं पे एग्जाम बेस्ड हो रहा है, कहीं पे एपीआई स्कोर हो रहा है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि एपीआई स्कोर हम कैसे जानें। तो देखिए, पहले जब हम एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई स्कोर जो है यूजीसी के अकॉर्डिंग ये है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन जो स्टेट्स होते हैं, जैसे अभी बीएसयूएससी ने निकाला है बिहार स्टेट ने, तो उसका जो एपीआई है वो काफ़ी डिफरेंट है यूजीसी के एपीआई से। उसी तरह से जो अदर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं या फिर अदर स्टेट्स होते हैं वो कई बार एपीआई में चेंजेस करके निकालते हैं एडवर्टिजमेंट को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये एपीआई एक्चुअली यूजीसी के अकॉर्डिंग होता क्या है। ठीक है, एपीआई जिसको हम कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, सो एकेडमिक परफॉर्मेंस हम देखेंगे यहाँ पर कि तो एपीआई जो है यूजीसी के अकॉर्डिंग उसमें आपको ग्रेजुएशन से लेकर के आपको पीएचडी तक का दिया जाता है स्कोर। ठीक है, लेकिन अभी जो बीएसयूएससी का जो निकला हुआ था रिसेंटली, अभी 4 जुलाई का जो एडवर्टीजमेंट आया था, तो उसमें क्या किया था, जो एपीआई था उसमें 10th और 12th का भी उसने स्कोर डाल दिया था, जो कि यूजीसी के अगेंस्ट में है। ठीक है, यूजीसी में ऐसा है ही नहीं, यूजीसी के जो एपीआई स्कोर है उसमें नहीं है ऐसा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसमें सही नहीं है यूजीसी के अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो एग्जैक्टली यूजीसी का जो नॉर्म्स है एपीआई स्कोर का, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होने चाहिए। तो देखिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन में, ठीक है, मार्क कर लीजिए, ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% एंड एबव है तो आपका कितना स्कोर बनेगा, 21 पॉइंट्स मिलेगा। ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% या उससे एबव मार्क्स है तो आपके 21 पॉइंट्स बनेंगे। उसी तरह से अगर 60 टू लेस देन 80%, यानी 60% से ज़्यादा और 80% से कम हो तो 19 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर 50% टू लेस देन 60% में आपका 16 पॉइंट्स बनेंगे। 45% टू लेस देन 55% में 10 मार्क्स बनेंगे, है ना। तो ये आपका ग्रेजुएशन का हो गया। ठीक है, इन चारों में से आपका जो भी आपका परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मार्क्स को। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो है 80% एंड एबव, है ना, यानी कि 80% या उससे ज़्यादा अगर आपका मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपको 25 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, अगर 60% और 80% से नीचे है तो आपका यहाँ 23 पॉइंट्स दिए जाएंगे। उसी तरह से 50% इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर PWD टू लेस देन 60% है तो उनको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, एमफिल की हम बात करें तो एमफिल में जो है वह आपका है, अगर 60% या उससे एबव मार्क्स है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका 16% से भी कम मार्क्स है एमफिल में तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप एमफिल प्लस पीएचडी है तो दोनों को मार्क्स इंक्लूड करके ही मिलता है, तब आपका एमफिल का मार्क्स हटा दिया जाता है, सिर्फ आपको पीएचडी का दिया जाता है। आपका एमफिल का मार्क्स तब इंक्लूड किया जाता है जब तक आप पीएचडी नहीं है, तो ये ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। ठीक है, तो पीएचडी यानी कि पीएचडी में आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि पीएचडी में क्या है, कोई भी परसेंटेज आपको नहीं दिया जाता है, कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है, यह एक हाईएस्ट अवार्ड है, तो यह आपको अवार्ड सबको दिया जाता है, बस कि ये अवार्ड है। ठीक है, इसमें कोई मार्क्स मिलता नहीं किसी को, कोई इसमें कोई ग्रेडिंग भी नहीं है, तो इस वजह से आपको पीएचडी में सबको सिमिलर ही मिलते हैं, यानी कि अगर कोई भी कर रखा है पीएचडी तो उसको 25 मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं नेट विथ जेआरएफ। तो यूजीसी के अकॉर्डिंग अगर नेट विथ जेआरएफ है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 10 मार्क्स। ठीक है, नेट विथ जेआरएफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप नेट है
तो आपको 8 पॉइंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप नेट और जीआरएफ है तो ऐसा नहीं कि दोनों को मिलाकर आपको 18 मार्क्स मिलेंगे, नहीं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आप जीआरएफ है यानी जीआरएफ है तो ऑटोमेटिक आप नेट भी हैं, क्योंकि जब आप जीआरएफ करते हैं तो जीआरएफ के साथ आपका नेट होता है, फिर जीआरएफ साथ साथ होता है। नेट और जीआरएफ दोनों की सर्टिफिकेट एक साथ मिलती है अगर आप जीआरएफ है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे अगर आप नेट जीआरएफ है तो। सिर्फ और सिर्फ नेट है तो आपको 8 मिलेंगे, इसमें आपको 10 मिलेंगे जीआरएफ में। नेट, सेट और स्लेट है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। जो यूनिवर्सिटीज, जो स्टेट कंडक्ट नहीं कराती है स्टेट का एग्जाम, तो वहाँ पर आपका ये नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट में है, जैसे बिहार में तो है ही नहीं, ये एग्जाम है ही नहीं, सेट वहाँ नहीं होती है, तो यहाँ आपको नहीं मिलने वाला है ये 5 मार्क्स। उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशंस, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशंस पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड फॉर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। यानी कि जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसका 2 मार्क्स मिलता है पर रिसर्च पेपर का। एक रिसर्च पेपर है तो 2 मार्क्स, 2 है तो 4, और आपका 3 रिसर्च पेपर इसी से, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको 3 रिसर्च पेपर कम से कम चाहिए होती है, तो आपका यहाँ पर 6 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। फिर टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, यानी कि आपको डॉक्टरल एक्सपीरियंस के बाद टीचिंग करते हैं, यानी कई लोग क्या होते हैं कि पीएचडी कर रहे होते हैं और टीचिंग भी करते हैं साथ साथ, तो उस केस में आपका जो है एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, उन्हें लगता है कि हम पीएचडी भी कर रहे हैं और हम टीचिंग भी कर रहे हैं तो तब हमारा एक्सपीरियंस काउंट क्यों नहीं हुआ एपीआई में। तो यूजीसी का रूल है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, इन्होंने स्टेटमेंट क्लियर कर रखी है कि अगर आप पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस यानी पीएचडी के बाद अगर आप टीचिंग करते हैं, पीएचडी के दौरान कर रहे हैं, तो कैलकुलेट नहीं होगा आपका एपीआई में कोई भी एक्सपीरियंस टीचिंग का। लेकिन आप अगर उसके बाद करते हैं टीचिंग तो आपका 2 years फॉर 1 year ईच, यानी कि 1 साल का 1 year का 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप 5 years का एक्सपीरियंस है तो आपको टोटल 10 पॉइंट्स आपको मिलेगा टीचिंग में, ठीक है। इसी तरह से अवार्ड्स है। सो अवार्ड्स में हम देख लेते हैं क्या क्या है। अवार्ड्स में इनका कहना है कि इंटरनेशनल, नेशनल लेवल अवार्ड्स गिवन बाय इंटरनेशनल, ठीक है। यानी कि जो अवार्ड्स है यहाँ पर वो मेंशन करना है आपको, यानी कि आपको अगर इंटरनेशनल मिली है या नेशनल लेवल पे मिली है तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यानी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल बॉडीज के थ्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी अवार्ड आप उठा के ले आएंगे तो आपको मार्क्स दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन दिए हुए अवार्ड्स में ये होना चाहिए। या फिर अगर आपका स्टेट लेवल अवार्ड अगर दिया गया वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तब आपका 2 मार्क्स मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू या इसके बॉडी के थ्रू मिलती है तो आपका 1 नंबर बढ़ जाता है अवार्ड में, यानी 3 नंबर आपको मिलते हैं अवार्ड में, ठीक है। तो ये टोटल स्कोर आपका 100 का बनता है, ठीक है। यूजीसी के अकॉर्डिंग ये पूरा एपीआई 100 नंबर का बना दिए हुए हैं, कोई एग्जाम का कोई भी चक्कर है ही नहीं इनके हिसाब से, ठीक है। ये स्टेट वाले जो है अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर देते हैं, कोई एग्जाम कंडक्ट कराती है, कोई एपीआई में उल्टा पलटी चेंज करके ले आते हैं, लेकिन यूजीसी के हिसाब से ये है आपका ओरिजिनल एपीआई जो कि 100 पे है। इस पे आपका कहीं से भी कोई गुंजाइश है ही नहीं रिटेन की, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है इन्होंने कि एमफिल प्लस पीएचडी का जो है मैक्सिमम 25 मार्क्स दिया जाएगा। जैसे मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि अगर आप पीएचडी हैं तो आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ एमफिल है, ठीक है, तो आपको अलग से जो दिया गया है ऊपर वो मार्क्स मिलेगा और ये पीएचडी का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। लेकिन एमफिल प्लस पीएचडी है तो आपको 25 मार्क्स मिलेगा। जेआरएफ और नेट सेट मैक्सिमम आपका 10 मार्क्स बनता है, और अगर नेट है तो आपका 8 मार्क्स बनेंगे। तो ये है आपका फिर, ठीक है। इस तरह से अवार्ड कैटेगरी में इनका 3 है, ठीक है। तो ये टोटल इनका हो गया, ठीक है। तो और अगर हम देखते हैं यहाँ जो BSU-SC ने जो दिया है आपको, तो उसमें हम देखते हैं उसमें जो चेंजेस हैं तो उनके हिसाब से जो पीएचडी की है, जैसे कि इनकी पीएचडी की 25 है, यूजीसी का अकॉर्डिंग जो है आपका 25 पॉइंट्स बनते हैं। बट BSU-SC जो पीएचडी का दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ उन्होंने पीएचडी में
कितने दिए हैं? 11, राइट। पीएचडी का 11 है और जेआरएफ का है आपका 11, यानी और नेट का 8 है ना, नेट का आपका 8 है, ठीक है। नेट आपका 8 है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर करके लिखी है बीएससी यूएससी में जो है पीएचडी प्लस आपका जेआरएफ है, तो आपका टोटल 22 है। पीएचडी और प्लस नेट है आपका, तो 19 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका पीएचडी प्लस आपका नेट है तो 19 है, पीएचडी प्लस आपका जेआरएफ है तो 22 मार्क्स बनेंगे, और पीएचडी प्लस नेट जेआरएफ है 22 है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इनके यूजीसी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में अगर 80% प्लस है तो आपको 21 पॉइंट बनते हैं, बट इनके हिसाब से जो है वह क्या है, 80% प्लस है तो ये बोल रहे हैं कि हम इसमें 26 देंगे, इनका अलग है, ठीक है। और 70 to 80% के बीच में है तो 23 देंगे, और 60 to 70 के बीच में है तो हम 20 देंगे। इनका चेंजेस है, मतलब बीएससी का, ठीक है। यानी कि ये यूजीसी के अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं निकाला एपीआई। फिर ग्रेजुएशन में ये कहते हैं कि हम ये पोस्ट ग्रेजुएशन का इन्होंने कहा ये 26, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन में हम देखते हैं इनका कितना है, ठीक है। और 1 मिनट, ठीक है। ये ग्रेजुएशन है आपका, तो ग्रेजुएशन के हिसाब से इनका है 80% एंड एवर है, देन यू गेट 17, ठीक है, ये 17। और आपका 70% to 80 के अंदर में है तो आपका 15 बनता है। यानी कि यूजीसी का जो रूल्स है उसको पूरी तरह से यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है बीएसयूएससी में। उस तरह से पीएचडी में भी इनका कम है, पीएचडी में ये 11 ही दे रहे हैं, और यूजीसी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको 25 मार्क्स देने हैं। आपको नेट और जेआरएफ में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 10 मार्क्स दिए जा रहे हैं, लेकिन बीएसयूएससी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको नेट प्लस जेआरएफ है अगर, तो आपको है ना पीएचडी प्लस नेट का 19 दे रहे हैं, ठीक है। पीएचडी प्लस जेआरएफ का आपको 22 दे रहे हैं, और पीएचडी प्लस नेट जेआरएफ है तो 22 आपको मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से फिर इन्होंने 10+2 का दे दिया है और 10th का भी दे दिया है, ठीक है। 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट 13 और इसका 10, ठीक है, यानी 100% पे भी है। फिर इनकी जो एज लिमिट है वह 43 का है, यानी कि 21 to 43 कैंडिडेट्स हु आर हैविंग 21 ईयर एंड दोज हु आर कंप्लीटिंग 43 ईयर्स, तो वो एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। हालांकि यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको 55 ईयर्स एज दिया जाता है, क्लियर उसमें बोला गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये भी कमी है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको जो बीएसयूएससी का जो फॉर्म निकला हुआ था उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो यूजीसी के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, और आपका यूजीसी का अलग है जो मैं आपको ये बताई हूँ, ठीक है, ये है। तो अगर आप इस बेस पे अगर वो लेती तो थोड़ा डिफरेंट होता फिर, क्योंकि यूजीसी के अकॉर्डिंग जो है रिसर्च पब्लिकेशंस का भी मार्क्स देना है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ देख रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी यही अप्लाई होती है, ठीक है। यानी कि 3 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए आपकी। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो पर ईयर आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर 5 ईयर्स है तो आपको 10 बनते हैं। फिर जो अवार्ड लेवल है जो गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका डिफरेंट है। स्टेट लेवल पे दैट इज 2 मार्क्स एंड फॉर द international bodies that is 3 marks, so total 100 you have to get, okay. So overall it's 100 point API score for according to UGC, but state level universities they put the API score different फ्रॉम यूजीसी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो इस वजह से जो स्टेट लेवल पे जो भी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज उसमें जो एपीआई को फॉलो नहीं किया जाता है तब जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फिर कई बार केसेस भी होती हैं, कोर्ट तक चली जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर यूजीसी की रूल्स को फॉलो करते हुए अगर एपीआई स्कोर निकाला जाता है, फॉलो किया जाता है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसकी एज लिमिट को फॉलो करते हुए उसकी जो भी रूल्स है ग्रेजुएशन से लेकर के आपको पीएचडी तक या अवार्ड्स तक या नेट जेआरएफ में टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च पब्लिकेशंस, तो
कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि BSc ने जस्ट इसके ऑपोजिट कर दिया है। PhD में बहुत कम मार्क्स वो दे रहे हैं, जबकि UGC का कहना है 25 मार्क्स देने हैं PhD में, ठीक है। तो ये सब है। फिर एज लिमिट भी बहुत कम है BSc में, उसमें है 21 to 43। UGC का कहना है 55 ईयर्स तो होनी चाहिए मैक्सिमम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। सो आई होप कि आपको आप जो API स्कोर है किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वह एक्चुअली होता क्या है, उसके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, ये है आपका, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये है टोटल मिलाकर आपको पूरा क्लियर किया हुआ है यहाँ पर, ओके। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए यू कैन रिकमेंड इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।